ये सब एक एक बताते रहो, लिखवाते रहो, एकदम बोरिंग सा लगने लगता है। इसमें क्या बताने लायक बात कुछ नहीं है। जैसे कि कोई सिद्धांत रहेगा, हार्डवेयर का सिद्धांत है, पावलोव का सिद्धांत है, स्किनर का सिद्धांत है, इसमें कुछ समझने और समझाने वाली बात है। लेकिन इसमें तो मतलब कोई भी छोटा सा बालक भी, मतलब 10वीं का बच्चा भी इसको पढ़ के समझ जाएगा इसमें है क्या। मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि इसका वर्ग 2, वर्ग 3 और वर्ग 1 तीनों को मिला के एक चैप्टर बनाया हूँ। उन चैप्टर को मिला के सिर्फ 3 लेसन बने हैं और तीनों को 7 लेसन बने हैं। तो 7 लेसन में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 तीनों के सिलेबस पूरा समाहित हो गए हैं। जैसे कि वर्ग 3 में पहला चैप्टर है विकास, और वर्ग 3 में, वर्ग 2 में भी वही चैप्टर है, बस एक चैप्टर उसमें अलग है, उसे मैं मर्ज कर दिया हूँ उसमें। तो वर्ग 3, 2 और 1 तीनों को मिलाने से सिर्फ 7 चैप्टर बनते हैं। तो 7 चैप्टर में ये शिक्षण शास्त्र अलग है, शैक्षिक अभिवृत्ति अलग है, शिक्षा में आकलन एवं मूल्यांकन अलग है। बाकी शिक्षा मनोविज्ञान तो विकास में ही, विकास की अवस्थाओं में समाहित हो जाता है। तो ये 3 चैप्टर में जो थोड़ी थोड़ी अलग चीज है, उसको चैप्टर वाइज अलग अलग लिखने का काम किया, फिर वहां से आप पढ़ लेंगे। आप लोगों को अगर खरीदने में दिक्कत होगी तो फ्री में भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। मैं रोज काम कर रहा हूँ उसमें, 2 टाइपिस्ट भी रखा हूँ और 2-3 आदमी भी रखा हूँ ताकि जल्दी हो जाए। फिर भी लगता है कि इस महीने के लास्ट तक ही मिल पाएंगे, क्योंकि मेरा काम तो कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद काम रहेगा उसकी एडिटिंग की और एडिटिंग की। तो जैसे कि बहुत सारी उसमें प्रक्रिया होती है छपने के संबंध में। कम से कम यानी कि अगर मैं पूरा कंप्लीट करके किसी प्रकाशक को दे दूं तो कम से कम 7 दिन तो लेगा ही पुस्तक बना के देने में, कम से कम। और उस पर ज़्यादा फोर्स दिया जाए कि जल्दी करो तो 7 दिन से पहले देंगे ही, क्योंकि उसकी भी बहुत सारी प्रक्रिया होती है। कितने फर्म में छपना है, उसकी बाइंडिंग कहाँ से करानी है, फर्स्ट पेज का एडिटिंग कैसे रहेगा, पैराग्राफ किस तरह से तैयार करने हैं, पृष्ठ कैसे रहेगा, बहुत सारे इसमें काम रहते हैं। हेलो, आपकी वॉइस प्रॉपर नहीं आ रही है। हाँ अब आएगी, तो अभी ऐसे ही डिस्कशन कर रहे थे। अभी टीचिंग स्टार्ट नहीं हुआ है, क्लास डिस्कशन कर रहा था। इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं, हमारे लिए भी शायद इंपॉर्टेंट हो। हाँ ठीक है, ठीक। अब आ रही है आवाज? सर एक्चुअली में आप कैमरे के सामने नहीं है ना। आवाज सुनिए ना। वो इससे जुड़ा सर। अच्छा, उनका वो गला सर उस नोट्स से मतलब 1, 2, 3 तीनों कवर हो जाएगा? तीनों कवर कर रहा है। मैं इसीलिए मेरे पुस्तक बनाने के पीछे कोई बेचने का उद्देश्य नहीं है। मैं मार्केट में देखा हूँ ऐसा कोई भी बुक नहीं है जो तीनों वर्ग के जो है सिलेबस को कवर करता हूँ। अधिकांशतः ये देखा गया है कि जो नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। वो समझ नहीं आ रहा सर, आप सामने का सामने में आए, लेकिन अभी इसके थोड़ा विलंब। सर आप प्रॉपर ऐसा नहीं, ठीक है टोपी बस दिख रहा है सर। ठीक है, सुनिए ना, कोई क्लास के भी टीचिंग वीचिंग चल नहीं रहा है, सुनिए अभी क्या बोल रहा था। अच्छा, तो मार्केट में ना मतलब क्या दिक्कत है कि जो व्यक्ति वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है, यानी कि वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, खासतौर पे जो वर्ग आदमी वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वर्ग 2 की भी कर रहे हैं, 3 की भी कर रहे हैं, हालांकि वो कहीं से कोचिंग करें चाहे मत करें, लेकिन पढ़ तो वो तीनों सिलेबस कर रहा है। और वास्तव में तीनों सिलेबस अलग अलग नहीं है, एक ही है, बस वर्ग 1 में कुछ चीज़ें अलग कर दी गई है। उसमें है शिक्षण शास्त्र, शैक्षिक अभिवृत्ति और आकलन, ये 3 चैप्टर ही बस अलग किया है, सब तो वही है। और आकलन वगैरह तो उसमें भी आ जाएंगे, वर्ग 2 और वर्ग 3 में नहीं आएंगे, 2 में आ जाते हैं आकलन भी, शैक्षिक अभिवृत्ति भी आ जाती है, शिक्षण शास्त्र भी आ जाता है। लेकिन इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसको अलग कर दिए गए हैं, जैसे कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005, ये 3 में भी है, 2 में भी है। तो कुछ चीज़ें ही अलग हैं, तो इसे मैं एक में समाहित करने की कोशिश किया हूँ। तो उसमें मुख्य रूप से 7 चैप्टर ही बन रहे हैं, मुख्य चैप्टर। तो उसके अंतर्गत फिर सब लेसन कह सकते हैं, वो और बहुत सारे हैं। तो इसमें जो मोस्ट टाइम की चीज़ें हैं कहाँ से मिलेगा? वो अभी तैयार हो रही है, बनी रही है।
अच्छा अभी क्लास तो क्लास में हम लोग जो चीज़ें पढ़ सकते हैं वो पढ़ते हैं, बाकी चीज़ों को आप लोग नोट्स पे इस देखेंगे। मंथ के लास्ट तक अगर आपका बुक बन जाता है फिर नेक्स्ट मंथ हम उसको कंप्लीट करेंगे, ऐसा प्लानिंग है? पब्लिश करने को बोले पब्लिक कब मिले? हाँ, अगले महीने में जाएगा। चलिए आगे क्लास करते हैं, डिस्कशन लास्ट में करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे पाठ्यक्रम, ये है शिक्षण शास्त्र से। शिक्षण शास्त्र में हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण और शिक्षण की विधियाँ। शिक्षण की विधियाँ जैसे कि पहले हम शिक्षा का अर्थ पढ़े थे कि शिक्षा है क्या। शिक्षा के अर्थ में देखे थे कि शिक्षा 3 तरह की होती है, एक होता है संकुचित अर्थ में, एक होता है व्यापक अर्थ में, एक होता है वास्तविक अर्थ में। कि शिक्षा वह है जो व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है, जिसमें व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। ये एक अनवरत प्रक्रिया है, सामाजिक प्रक्रिया है, आत्म अभिव्यक्ति है, आत्मानुभूति है। इस तरह से हम बहुत सारी बात देखते थे शिक्षा से संबंधित। तो शिक्षा देने के लिए एक शिक्षक को पाठ्यक्रम की आवश्यकता पड़ती है कि क्या पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए और कैसे पढ़ाना चाहिए। तो वो सब देखेंगे कि पाठ्यक्रम निर्माण के लिए क्या क्या बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए। और देखेंगे शिक्षण विधि। ये शिक्षण विधि तो जैसे कि आप बीएड टेट वगैरह के एग्जाम दिलाते समय पढ़े होंगे कि शिक्षण विधियाँ होती कैसी है। एक होती है सरल से कठिन की ओर, आगमन से निगमन की ओर, या फिर ज्ञात से अज्ञात की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। सारी बहुत सारी जो सरल विधियाँ हैं जिसके नाम से ही उनका विषय में हम पूर्वानुमान कर सकते हैं कि इस विधि में ऐसा होता होगा। वो सब नहीं देखेंगे, वो विधियाँ देखेंगे जो इनसे थोड़ा अलग है। ठीक है, पहले हम लोग देखते हैं शिक्षण की विभिन्न विधियाँ जो अनेक मनोवैज्ञानिकों ने तैयार की थी। और ये सारी शिक्षण विधियाँ बाल केंद्रित है, और बाल केंद्रित होने के साथ साथ प्रगतिशील शिक्षा की ओर इनका प्रगतिशील शिक्षा को बढ़ावा देती है। हेडिंग डालेंगे शिक्षण की प्रमुख विधियां या प्रविधियां। शिक्षण की प्रमुख में विधियां या प्रविधियां कह सकते हैं, वही है मेथड। जैसे कि पहले बताया कि जो सरल विधियां हैं, आगमन से निगमन, ज्ञात से अज्ञात, संश्लेषण से विश्लेषण, ये सब के बारे में तो आपने पढ़ा भी होगा। और जो आगे हम प्रविधियां देखने वाले हैं तो उसके विषय में भी आपने पढ़े होंगे। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बहुत सरल क्वेश्चन बनते हैं कि इस विधि के अंतर्गत होता क्या है, इस विधि के प्रारंभकर्ता कौन है, और इस विधि की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वही हम देखने वाले हैं। तो विधियों में पहले 2 खंड में आप इसे देख सकते हैं। पहला विधि का नाम, इस तरह से खंड बना लेंगे। विधि का नाम देखेंगे, प्रविधि का नाम लिख लेंगे एक खंड में। इस प्रविधि का नाम क्या है, विधि या प्रविधि का नाम क्या है, इस प्रविधि को प्रारंभ करने वाले कौन है, दूसरा कॉलम बना लेंगे प्रारंभकर्ता कौन है, तीसरा कॉलम आप बना सकते हैं कि इस प्रविधि की विशेषताएं क्या है, इसमें क्या क्या होता है। विशेषता लिख सकते हैं आप, ताकि आपको पता रहे कि प्रविधि होती क्या है और इसमें किस तरह का शिक्षण देने की बात कही गई है, इनकी विशेषताएं क्या है, विशेषता लिख सकते हैं। जैसे कि आप पिछले क्लास में हम लोग छोटी छोटी बातों को देख रहे थे कि इनके उद्देश्य क्या है, प्रभाव क्या है, कारण क्या है। इस तरह से मतलब टीचिंग करना मुझे भी उबाऊ लग रहा है, आप लोगों को भी उबाऊ लग रहा होगा। तो हम लोग वो चीज़ें देख रहे, मतलब डायरेक्ट आते हैं सीधा प्रविधि पे। प्रविधि है क्या, इसकी क्या उद्देश्य है, इसको क्यों लागू किया गया, इसके क्या फायदे हैं, ये सब बात करना मतलब आपका भी समय वेस्ट होगा और मेरा भी समय वेस्ट होगा। कहते हैं ना कि कहावत है कि झाड़ू से जाले साफ करना बंद कर, सीधे दे मार मकड़ी पे। तो सीधा हम लोग पॉइंट पे ही आते हैं, प्रविधि पे। प्रविधि में पहले देखते हैं प्रोजेक्ट प्रविधि, प्रोजेक्ट प्रणाली कहेंगे। प्रोजेक्ट प्रणाली के प्रारंभ करता है किलपैट्रिक।
प्रोजेक्ट प्रणाली, इसके प्रारंभ करता है किर्क पैट्रिक। इनका नाम किर्क पैट्रिक भी मिलता है, किर्क पैट्रिक या किल पैट्रिक। कई बुकों में किर्क पैट्रिक दिया है और कई बुकों में किल पैट्रिक दिया है, और ऑथेंटिक बुक है सब। नाम जो भी हो, किर्क पैट्रिक या किर्क पैट्रिक, बस पता रहना चाहिए कि ऐसा इनका नाम है। प्रोजेक्ट प्रणाली में क्या किया जाता है, बालकों को पूर्ण स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है, उनको एक विषय दे दिया जाता है, विषय का चयन वे स्वयं करते हैं। जैसे कि विषय का चयन बालक स्वयं करते हैं, जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में हम लोग प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो प्रोजेक्ट बनाते समय स्कूलों में, महाविद्यालयों में प्रोजेक्ट दिया जाता है, और प्रोजेक्ट से संबंधित कार्य देने के बाद शिक्षक बालकों को स्वतंत्र रूप से छोड़ देता है, और शिक्षक का काम होता है सिर्फ बालक का क्या करना, गाइड करना, दिशा निर्देशक के रूप में भूमिका होती है शिक्षक की। अभी हम लोग जितने भी शिक्षण प्रणाली देख रहे हैं या शिक्षण की विधियां देख रहे हैं, वे सभी छात्र केंद्रित है, यानी कि शिक्षा जो है छात्र के लिए है, ना कि छात्र शिक्षा के लिए। तो जितने भी हम लोग अभी शिक्षा की जो है विधियां देख रहे हैं, प्रोजेक्ट प्रणाली, और इनके बाद जितने भी नाम आएंगे सभी क्या है, बाल केंद्रित है, यानी कि बालकों को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिकों के द्वारा तैयार की गई है। उसमें पहला है प्रोजेक्ट प्रणाली। प्रोजेक्ट प्रणाली में होता क्या है, एक विषय होता है, विषय का चयन स्वयं छात्र करते हैं, यानी कि शिक्षक जो है उनको विषय छाट के नहीं देता, छात्र स्वयं अपने इच्छा से विषय का चयन करता है। छात्र की योग्यता, क्षमता, रुचि, जिज्ञासा, इन सब के अनुकूल छात्रों को लगता है कि ये विषय मुझे चुनना चाहिए, वो विषय छात्र जो है स्वयं चुन लेता है। चुनने के बाद जैसे कि यह विधि जो है करके सीखने पर बल देता है, इसकी मुख्य विशेषता यही है, करके सीखने पर बल देता है। बालक जो है स्वयं किसी चीज को करके सीखता है। तो इसमें जैसे कि कुछ टॉपिक का उदाहरण ले सकते हैं कि बालकों को किस किस तरह के विषय चयन करने को मिल सकता है। बागवानी करने के लिए बालक को दे सकते हैं, बालक स्वयं बागवानी करेगा और करके देखेगा कि बागवानी होता कैसा है। पशुपालन करने का वो अपना प्रोजेक्ट ले सकता है, खेती करने का प्रोजेक्ट ले सकता है, या इस विधि में वास्तविक जीवन से संबंधित विषयों का चयन करके बालकों के करके सीखने पर बल दिया जाता है। जैसे कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में किल पैट्रिक की प्रोजेक्ट प्रणाली का अनुसरण तो किया जाता है, लेकिन वर्तमान शिक्षा प्रणाली में जो प्रोजेक्ट प्रणाली है वो केवल सैद्धांतिक होता है, व्यवहारिक नहीं होता है। तो किर्क पैट्रिक ने व्यवहारिक बातों पर बल दिया था, व्यवहारिक शिक्षा पर बल दिया था, ना सैद्धांतिक के साथ साथ। शिक्षा जो है सैद्धांतिक तो होनी चाहिए, सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक भी होनी चाहिए। यानी कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या होता है कि अगर आपको कुछ विषय दे दिए जाएंगे, आपको तैयार करने हैं छत्तीसगढ़ में लघु वनोपजों की जो है उत्पादन कैसी है, तो आप क्या करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे इधर से उधर से और एक प्रोजेक्ट बना के सौंप देंगे। इसमें आपने कोई भी प्रकार के आपने व्यवहारिक परिवर्तन नहीं हुआ। तो किल पैट्रिक का मानना था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिसमें बालक स्वयं करके जाने की ज्ञान क्या है, यानी कि ज्ञान का वो उपार्जन करने वाला हो, ज्ञान पैदा करने वाला हो। ये विधि थी प्रोजेक्ट प्रणाली। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं डाल्टन प्रणाली लिखेंगे। डाल्टन प्रणाली ये शिक्षण विधि है, प्रविधि है डाल्टन प्रणाली। ये शिक्षण प्रविधि भी बाल केंद्रित है। हम लोग आगे जितने भी शिक्षा प्रविधि देखने वाले हैं वो सभी बाल केंद्रित है, यानी कि बालकों को महत्व दिया गया है। यानी कि यहाँ व्याख्यान विधि की बातें नहीं की गई है, ऐसी बातों का जिक्र किया गया है जिससे बालक स्वयं ज्ञान का अर्जन करे। डाल्टन प्रणाली के देने वाले थे मिस हेलेन पार्क डर्ट। नाम बड़े कठिन है इन लोगों के। मिस हेलेन पार्क डर्ट, मिस हेलेन पार्क डर्ट,
Miss Helen Park मिस हेलेन पार्क डर्ट, मैं गलत लिखा हूँ, ड है ड, डर्ट, मिस हेलेन पार्क डर्ट, ड और ट, मिस हेलेन पार्क डर्ट, मिस हेलेन पार्क डर्ट, पुरानी बात है। मैं बचपन में ट र और ड बोल नहीं पाता, मेरे से ही बुलवाते थे, लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा। मिस हेलेन पार्क डर्ट, तो मिस हेलेन पार्क डर्ट इस डाल्टन प्रणाली के प्रणेता है। इसको ऐसे याद रखेंगे, वैसे ट्रिक से याद कराने में मजा नहीं आता। किसी का मिस है या किसी का मिस्टर है, अगर वो पार्क में किसी हेलेन के साथ देखा गया है, तब क्या होगा, उसकी क्या पड़ेगी, उसको डांट पड़ेगी। तो डाल्टन प्रणाली कौन दी है, मिस हेलेन पार्क डर्ट। इस तरह से याद कर सकते हैं ताकि आपके दिमाग में क्लिक करे। इसकी कुछ विशेषताएं देखेंगे। ये भी शिक्षा जो है बाल केंद्रित है, और इसमें होता क्या है, बालक, जैसे कि पहले हमने देखा प्रोजेक्ट प्रणाली में भी बालक की योग्यता, क्षमता और उनकी रुचि के अनुकूल शिक्षा दिया जाता था। इसमें भी उसी तरह से शिक्षा दिया जाएगा, बालक की योग्यता लिखेंगे, योग्यता, क्षमता व रुचि के अनुकूल उनको एक विषय दे दिया जाएगा। उसमें वो लोग एक प्रोजेक्ट का चयन करते थे, इसमें विषय दे दिया जाएगा उनकी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुकूल। शिक्षक का काम रहेगा केवल पथ प्रदर्शक करने का, वो सिर्फ बताएगा कि आप सही कर रहे हो, गलत कर रहे हो। शिक्षक का रोल रहेगा केवल पथ प्रदर्शक का, शिक्षक का रोल रहेगा केवल पथ प्रदर्शक का। इस प्रणाली में, डाल्टन प्रणाली में, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक प्रयोगशाला दिया जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक प्रयोगशाला दिया जाता है, और इस प्रयोगशाला में विद्यार्थी चीजों को स्वयं करके सीखता है। यानी कि जो हम इससे पहले पढ़े थे प्रोजेक्ट प्रणाली, ये इससे एक कदम आगे जाता है। इसमें प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक प्रयोगशाला दिया जाता है, बालक स्वयं करके सीखता है। बालकों को सीखने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ने के बाद बालकों को जो है पाठ के चैप्टर यानी कि लेसन, पाठ अलग अलग भागों में बांट के दे दिए जाते हैं। इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3, इस तरह से सभी चैप्टर को अलग अलग बांट के दे दिया जाता है। और सीखने के लिए उन्हें किसी भी प्रकार की समय की पाबंदी नहीं रहती, समय की पाबंदी नहीं रहती, समय की पाबंदी नहीं रहती। विद्यार्थी चाहे तो दिए हुए लेसन को एक हफ्ते में करे, चाहे एक माह में करे, या फिर एक वर्ष में करे, इसके लिए किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं होती है। यानी कि विद्यार्थी को पहले कुछ विद्यार्थी विषय का चयन करता है, अपने स्वयं की योग्यता के अनुसार विषय का चयन करता है। हर विद्यार्थी के लिए एक प्रयोगशाला होती है, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दिया जाता है बालक को, और पाठ को अलग अलग इकाइयों में बांट दिया जाता है। बांटे हुए इकाइयों को पूर्ण करने के लिए विद्यार्थी के लिए किसी भी प्रकार की समय की पाबंदी नहीं होती। विद्यार्थी अपनी क्षमता, रुचि और योग्यता के अनुसार इस कार्य को एक हफ्ते में भी कर सकता है, एक माह में भी कर सकता है, और एक वर्ष में भी कर सकता है। एक वर्ष में भी करे तो कोई इसमें शिक्षक के द्वारा किसी भी प्रकार से डांट फटकार नहीं की जाएगी। यानी पूर्ण रूप से बालक को स्वतंत्र रूप से एक लेसन, चैप्टर देके छोड़ दिया जाता है। इसको करना कैसे तो गाइडलाइन कर देगा शिक्षक, और उसके बाद छोड़ देगा। आगे लिखेंगे विनेटिका प्रणाली। विनेटिका प्रणाली, ये इससे एक कदम और आगे जाएगा। विनेटिका प्रणाली, विनेटिका प्रणाली, इस प्रणाली के प्रणेता है डॉक्टर कार्ल टर्न वासबर्न। डॉक्टर कार्ल टर्न वासबर्न, विनेटिका प्रणाली। अब इनका नाम ही देखिए, विनेटिका प्रणाली। नाम को सुनते ही दिमाग पूरा क्या हो गया, वास हो गया। वास होके क्या हो गया,
भरभरा के चल गए, यानी कि बर्न हो गया। इसको ऐसे याद कर सकते हैं, विनेटिका प्रणाली के प्रणेता है कार्ल अटल वासबर्न। ठीक है, कार्ल अटल वासबर्न। इसमें से नाम से ही क्वेश्चन आते हैं कि विनेटिका प्रणाली के प्रणेता कौन है, डॉक्टर कार्ल अटल वासबर्न। उसके बाद प्रश्न आते हैं विशेषताओं से, इस शिक्षा प्रणाली में होता क्या है। तो ये शिक्षा प्रणाली इससे एक कदम और आगे जाएगा। जैसे कि अभी तक हमने देखा प्रोजेक्ट प्रणाली में विषय का चयन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था डाल्टन प्रणाली में विषय दे दिया जाएगा। विषय देने के बाद हफ्ते, महीने, साल विद्यार्थी स्वयं अपने रुचि के अनुकूल, इच्छा के अनुकूल, योग्यता के अनुकूल सीखेगा। अंत में जो है शिक्षक उनकी परीक्षा लेकर टेस्ट करेगा कि विद्यार्थी ने सीखा कितना है। ये इससे एक कदम और आगे जाएगा और यानी कि विद्यार्थियों को और ज़्यादा स्वतंत्रता देगा। इसमें किया क्या जाता है, उनकी योग्यता के अनुसार, रुचि के अनुसार, क्षमता के अनुसार विषय तो दिए जाएंगे और सभी विषयों का जो है, सभी विषयों का शिक्षण विद्यार्थी इकाइयों के अनुसार करेगा। पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई। साथ ही साथ विद्यार्थी अपने सीखे हुए ज्ञान का स्वयं आकलन करेगा, यानी कि इसमें टीचर उनका टेस्ट भी नहीं लेंगे। टेस्ट विद्यार्थी स्वयं अपना लेगा कि इस पाठ को मैंने सीखा या नहीं सीखा, यानी स्वयं का आकलन करने पर बल दिया गया है। इसमें स्वयं का आकलन विद्यार्थी स्वयं करेगा। और जैसे विद्यार्थी को लग गया कि मैंने पहला पाठ सीख लिया या दूसरा पाठ सीख लिया, तो इस लेसन को सीखने के बाद वो सेकंड लेसन सीखना शुरू करेगा। जैसे सेकंड को सीख गया, तब शिक्षक उन्हें क्या करेगा कि आप अब तीसरा लेसन सीखना शुरू कीजिए। यानी कि एक लेसन सीखने के बाद वो दूसरा सीखेगा, दूसरा सीखने के बाद तीसरा सीखेगा। और विद्यार्थी को जब स्वयं लगेगा कि मैंने ये चैप्टर सीख लिया, उसके बाद वो दूसरे चैप्टर में आगे जाएगा। यानी कि इसमें शिक्षक उनको आगे तो उनको प्रोग्रेस नहीं करेगा, विद्यार्थी स्वयं अपना आकलन करके आगे बढ़ेगा। इस शिक्षा प्रणाली में भी शिक्षक का रोल क्या है, पथ प्रदर्शक के रूप में। वे सिर्फ गाइडलाइन करेंगे कि तुम सही कर रहे हो या सही नहीं कर रहे हो। इसमें भी समय की कोई पाबंदी नहीं है। यानी कि इसकी सबसे मोस्ट जो है अलग विशेषता क्या है, स्वयं का आकलन करना। बाकी सब तो उसी प्रणाली के रूप है। ऐसे ऐसी शिक्षण विद्या है हमारी शिक्षा प्रणाली में लागू नहीं है, लेकिन ये जो शिक्षा मनोवैज्ञानिक है, ये विश्व स्तर में इस तरह की शिक्षा की प्रणाली दिए हैं। तो ऐसे कई देश हैं जिसमें इस तरह की शिक्षा प्रणाली लागू की जाती है। छोटा छोटा लिखा करो, क्या भाग जाता है कि बारे में से। मेरे घर में इससे छोटा वाला व्हाइट बोर्ड है, इसका आधा होगा, लेकिन वहाँ इतना जल्दी वो बढ़ता नहीं है। छोटे छोटे लिखता हूँ घर में। आगे लिखेंगे डे क्रोली प्रणाली। डे क्रोली प्रणाली, इसके प्रारंभकर्ता के नाम के संबंध में ज़्यादा याद करने वाली समस्या नहीं है। डे क्रोली ही इनके जो प्रारंभ करता है। इनका पूरा नाम है डॉक्टर ओविड के बड़े भैया है डॉक्टर ओविड डे क्रोली। डॉक्टर ओविड डे क्रोली। डॉक्टर ओविड डे क्रोली का मानना था कि बालक को है जो है शिक्षक, बालक को जो शिक्षा है वो उनके निजी जीवन, वास्तविक जीवन से ही मिलना चाहिए। शिक्षा कहाँ से मिलनी चाहिए, उनके वास्तविक जीवन से, यानी कि जिस घर में वो रह रहा है वहीं से उन्हें शिक्षा मिलनी चाहिए। वास्तविक जीवन से शिक्षा मिले, ये मानना था इनका। मानना था कि विद्यालय का जो वातावरण है पूर्ण रूप से प्राकृतिक हो। प्राकृतिक यानी कि एकदम नेचुरली, जैसे उनके घर का वातावरण रहता है वैसे ही विद्यालय का भी वातावरण होना चाहिए। विद्यालय का वातावरण कैसे हो, एकदम प्राकृतिक, नेचुरली, जैसे उनके घर का वातावरण हो। विद्यार्थी अगर छोटा सा, ये जो शिक्षा प्रणाली है छोटे बच्चों के लिए है। अगर छोटा बच्चा विद्यालय में आए तो उन्हें, जैसे छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको पहले स्कूल भेजने में बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि वो देखता है कि स्कूल का माहौल अलग है। घर में वो अपने छोटे भाइयों के साथ, बहनों के साथ खेल खेल के इतना समायोजित हो गया रहता है कि वो पहले तो स्कूल जाना पसंद ही नहीं करता। तो ऐसे बालकों के लिए ये प्रणाली लाई गई थी, डे क्रोली प्रणाली, जहाँ प्राकृतिक वातावरण में, जैसे कि उनके घर का वातावरण है वैसे ही विद्यालय का वातावरण भी हो। और ये इतनी स्वतंत्रता देते थे कि विद्यालय में उनके माता पिता भी आए
इनके भाई बहन भी आए, वे सब आए पढ़ने के लिए, यानी कि उस माहौल, ऐसा माहौल बनाने के लिए, ताकि विद्यार्थी आसानी से प्राकृतिक रूप से जैसे घर में रहता है वैसे विद्यालय में रहते हुए शिक्षा ग्रहण कर सके। इसमें भी वही है, बालक की व्यक्ति योग्यता और क्षमता के अनुसार शिक्षा प्रदान करने पर बल दिया गया। बालक अपनी योग्यता, रुचि और क्षमता के अनुसार जो है ज्ञान को प्राप्त करे, प्लस प्राकृतिक वातावरण में माता पिता के सहयोग से। ऐसा प्रश्न आता है कि वह कौन सी प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है जिसमें माता पिता स्वयं विद्यालय में जाकर बालक के शिक्षण ग्रहण करने में योगदान देते हैं। वो है डेक्रोली। माता पिता, भाई बहन, उनके परिवार के अन्य सदस्य भी उनके साथ स्कूल में जाएंगे। सोचिए आप लोगों को अगर अपने परिवार के सदस्य के साथ स्कूल जाना पड़े, कितने दिन जाएंगे। अच्छा कि भारत में आगे लागू नहीं है। पढ़ाई नहीं हो रहा। ये शिक्षा प्रणाली बेल्जियम में लागू है। सेंटेंस हाँ सर, ये वाला सेंटेंस का बताइए ना। प्राकृतिक वातावरण, जो सदस्य के साथ स्कूल जाके उसके सामने शिक्षा। हाँ, विद्यालय का वातावरण ऐसे रहेगा जैसे उनके घर का वातावरण है। इंक्लूडेड रहेगा। हाँ, वो तो ठीक है। तो विद्यार्थी जब प्रारंभिक अवस्था में, जब छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं तो स्कूल जाने से घबराते हैं, क्योंकि स्कूल का वातावरण अलग है और उनके घर का वातावरण अलग है। तो जब विद्यार्थी पहले जब कक्षा में जाएगा तब उनके साथ उनके माता पिता भी जाएंगे, चलो आज मैं तुम्हारे साथ भी पढ़ने जाऊंगा। और घर का जैसे उनके घर का वातावरण रहता है वैसे ही उनके स्कूल के वातावरण को तैयार किया जाएगा। और उसी वातावरण में विद्यार्थी अपने स्वयं की योग्यता के अनुसार जो है शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ करेगा। यानी कि शिक्षक उसे अलग से पढ़ाएगा नहीं, आसानी से वो चाहेगा कि जैसे घर के सदस्यों के साथ बात करते हैं वैसे ही घुल मिल के उनको प्राकृतिक वातावरण से तात्पर्य है कि एकदम नेचुरली रूप से उनको शिक्षा दिया जाना है, यानी कि दबाव डाल के उनको सिखाना नहीं है। ये शिक्षा प्रणाली बेल्जियम में लागू है और ये ओविड डेक्रोली बेल्जियम के ही रहने वाले थे। आगे लिखेंगे किंडरगार्टन पद्धति। ये आप लोग बीएड में बहुत हम पढ़ते हैं, किंडरगार्टन पद्धति या प्रणाली। किंडरगार्टन प्रणाली, किंडरगार्टन प्रणाली की प्रणेता कौन है, देने वाले प्रारंभकर्ता फ्रॉवेल। किंडरगार्टन का अर्थ होता है फूलों का बगीचा। इस शब्द का अर्थ होता है फूलों का बगीचा। इसमें यह माना जाता है कि जो बालक है वो फूल है, बालक की तुलना फूल से किया जाता है। और शिक्षक क्या है, उनकी मालिक, उस बगीचे का मालिक है, जिसका कर्तव्य है कि इस फूल की रक्षा करना या उस फूल के विकास में योगदान देना। किंडरगार्टन प्रणाली का अर्थ होता है, यानी कि इनका शाब्दिक अर्थ होता है फूलों का बगीचा। बगीचा, बागीचा, बागीचा, बागीचा एक अरबी शब्द है। बगीचा, चलो हिंदी से क्या बागीचा हो या बगीचा हो, अरबी शब्द है बागीचा। फूलों का बगीचा से तात्पर्य किंडरगार्टन का अर्थ है, और फूल से तात्पर्य है बालक, और बगीचा से और माली से तात्पर्य है शिक्षक का। माली से तात्पर्य है शिक्षक का। शिक्षक का रोल रहेगा माली का। जैसे कि माली एक बगीचे में फूलों की देखभाल करता है, वैसे ही शिक्षक का कर्तव्य होगा कि वो सभी बालकों को एक फूल की तरह उनकी देखभाल करे, उनके विकास में योगदान करे। जो वर्तमान में जितने भी तरह के प्ले स्कूल होते हैं, बचपन प्ले स्कूल कहा जाता है, वो इसी किंडरगार्टन प्रणाली पर ही आधारित होता है। इस शिक्षा पद्धति में बालकों को खेल खेल में शिक्षा दिया जाता है। खेल खेल में शिक्षा, यानी कि उनको अलग से पढ़ाया नहीं जाएगा, उनकी अध्ययन अध्यापन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। खेल के माध्यम से उन्हें विभिन्न गतिविधियां सिखाई जाएगी। गिनती सिखाना है, जोड़ना घटाना सिखाना है, ये सारी चीजें उनको खेल से सिखाया जाएगा। वर्तमान में जितने भी प्ले स्कूल है, प्ले स्कूल की अवधारणा का कॉन्सेप्ट यही से आया है। ये प्रश्न आता है कि प्ले स्कूल की अवधारणा देने वाले किस प्रविधि में दिया जाता है, वो है किंडरगार्टन पद्धति में। बच्चों को खेल खेल में ही शिक्षा प्राप्त करना रहता है।
एनएसएस के कार्यक्रम में मैं कुछ दिन पहले गया था, वहाँ एक बहुत अच्छा खेल खिला रहे थे और खेल से ऐसी मानसिक विकास का खेल था कि हर आदमी को लगता है कि 15-20 मिनट कम से कम वो खेल खेलना चाहिए। जैसे कि एक पर्सन को नाम लेना है कि पहले एक बड़ा सा गोल बना लिया जाता था, बड़ा सा गोल बनाने के बाद करते थे एक व्यक्ति से केवल कोई भी नाम लेना रहता था, कुछ भी नाम। जैसे कि आप बोल सकते हैं पेन, आप पेन बोले, फिर आपको एक शब्द उसमें और जोड़ना है। आप बोल सकते हैं उसमें कुछ भी है बॉटल, आप बोले पेन और बॉटल, फिर थर्ड जो पर्सन आएगा उसको एक और वर्ड उसमें जोड़ना है, वो बोलेगा पेन बॉटल स्याही, फिर चौथा रहेगा 3 वर्ड के बाद वो चौथा वर्ड जोड़ेगा, पेन बॉटल स्याही रबड़, फिर 5वां रहेगा पेन बॉटल स्याही रबड़, तब तक भूल जाएंगे क्या था। तो जो भूला उसको इस गेम से बाहर है। मस्त गेम है, मतलब अगर किसी को अपनी मानसिक क्षमता का विकास करना है तो ऐसे घर में बैठ के 4-5 सदस्य गोल गोल बैठ लिए तो चलो बोलो जी नाम, लास्ट में इतने सारे नाम आ जाते हैं कि बस क्या था वो सब भूल गए। तो अगर ऐसे प्रैक्टिस करने से हमारी मानसिक विकास बहुत तीव्र गति से होता है। तो ये जो किंडरगार्टन प्रणाली है उसमें ऐसे ही किया जाता था, बालकों को अलग से पढ़ाया नहीं जाता था, उनको उन्मुक्त रूप से खुले तौर पे पूरा छोड़ दिया जाता था। वे किसी विद्यालय के किसी सामान को तोड़े फोड़े खेले बोले, उस विद्यार्थी कोई शिक्षक का काम था सिर्फ उनको निरीक्षण करना कि किसी दूसरे विद्यार्थी को नुकसान न पहुंचाए बस। उसके बाद उन खेलने दौड़ने बात करने उछलने कूदने किसी भी चीज़ में कोई रोक टोक नहीं, यानी कि पूरा खेल पर ही आधारित शिक्षा प्रणाली है ये। और इनके प्रारंभ करता है फ्रोबेल। आगे लिखेंगे, ये केवल छोटे बच्चों के लिए है ना, आप लोगों के लिए दे दिया जाए तो तहस नहस कर देंगे। अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं शिक्षा प्रणाली बच्चों के लिए ही है। शिक्षा प्रणाली लिखेंगे मॉन्टेसरी प्रणाली। मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रणेता है मारिया मॉन्टेसरी प्रणाली के प्रारंभ करता है मारिया मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी की यह शिक्षा प्रणाली बहुत ही वैज्ञानिक और तर्क संगत है, वैज्ञानिक विधि है। पहले इनकी यही विशेषता है कि ये विधि जो है बहुत वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक प्रविधि है जिसके द्वारा विद्यार्थियों के सीखने पर बल दिया जाता है। यह विधि मंदबुद्धि बालकों के लिए है। पूरा बंद कर देंगे। यह प्रविधि जो है मंदबुद्धि बालकों के लिए है। मंदबुद्धि बालक जो है, जैसे कि आप अपने आस पड़ोस में देखे होंगे कि जो मंदबुद्धि बालक होते हैं वो छोटी छोटी चीज भी नहीं सीख पाते, जैसे कि नहाना कैसे है, खाना कैसे है, कपड़े कैसे पहनना है, दूसरों से बात कैसे करना है, इस तरह की छोटी छोटी बात भी नहीं सीख पाते। तो मारिया मॉन्टेसरी की जो शिक्षा प्रणाली है मंदबुद्धि बालकों के लिए लाई गई थी, जो जीवन की छोटी छोटी चीजों को भी सीख पाए। तो यह शिक्षा व्यवहारिक शिक्षा पर बल देता था। व्यवहारिक शिक्षा यानी कि जीवन में जो व्यवहार व्यक्ति करता है उनकी शिक्षा दी जाती थी, जैसे कि किस प्रकार से नहाना है, खाना कैसे खाना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, लोगों से मेल मिलाप कैसे करना चाहिए, अपने जो है अंगों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। इस प्रकार की जो शिक्षा दिया जाता था मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली में। इनकी खास विशेषता है ये शिक्षा प्रणाली मंदबुद्धि बालकों के लिए लाई गई थी। इस शिक्षा प्रणाली में बालकों में आत्म अनुशासन, आत्मरक्षा, आत्मनिर्भरता के गुण का विकास करना था। बालकों में आत्म अनुशासन, आत्मरक्षा और आत्मनिर्भरता के गुणों का विकास करना था, जिससे मंदबुद्धि बालक स्वयं अपना जीवन यापन आसानी से कर सके। इस शिक्षा प्रणाली में हमारे इंद्रियों से संबंधित शिक्षा दी जाती थी। इंद्रियों से संबंधित है जैसे कि हमारे क्या क्या इंद्रिय हैं, कान, नाक और जीभ, कान, नाक, आँख, जीभ, त्वचा, जिससे हम ज्ञान को ग्रहण करते हैं। यही वाला क्या था सर, कान ज्ञानेंद्रिय कहा जाता है इसे। ज्ञानेंद्रिय जिससे ज्ञान का अर्जन किया जाता है। अगर हम किसी को जानते हैं, कुछ जान पाते हैं तो आँख से देख के जान पाते हैं,
कान से सुन के जान पाते हैं, नाक से सूंघ के जान पाते हैं, त्वचा से स्पर्श करके जान पाते हैं कि ये गर्म है, ठंडा है, नरम, ये कैसा है, या जीभ से किसी चीज़ का हम स्वाद लेके जान पाते हैं। तो मंद बुद्धि बालकों के ये जो सेंस होते हैं वो भी अच्छे से काम नहीं करते। उनको तो छोटी छोटी बातें सिखाई जाती है ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से। क्वेश्चन कैसा आएगा इसमें? इनकी विशेषताओं से संबंधित क्वेश्चन आता है कि जो ये विशेषता है, इस तरह की जो शिक्षा दिया जाता है वो किस शिक्षा प्रणाली में दिया जाता है, ज्ञानेंद्रियों से संबंधित। तो किंडरगार्टन में तो ज्ञानेंद्रियों से संबंधित शिक्षा नहीं दिया जाएगा, उन्हें ख्याल से रिलेटेड करके शिक्षा दिया जाएगा। इसमें हाँ? किंडरगार्टन में फुल हाँ, या विभिन्न तरह के खेल हो सकते हैं, कई प्रकार के खेल हो सकते हैं। इसमें मुख्य खेल पर ही आधारित शिक्षा होगा। और मारिया मोंटेसरी की जो शिक्षा प्रणाली है वो एकदम निम्न बालक जो सीख ही नहीं पाते, ऐसे बालकों को बहुत छोटी छोटी चीजें सिखाने के लिए ये शिक्षा प्रणाली लाई गई थी। और व्यवहारिक शिक्षा पर इसमें बल दिया गया था। व्यवहारिक यानी कि जो हम निजी जीवन में व्यवहार में लाते हैं। आगे लिखेंगे ह्यूरिस्टिक प्रणाली की। ह्यूरिस्टिक ऐसे है, ये आधा है ह्यूरिस्टिक प्रणाली। इस प्रणाली के प्रणेता है, प्रारंभ करता है आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग नहीं है, ये दूसरा वाला आर्मस्ट्रांग है। ये चांद में पहले नहीं गए थे। जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद में गया होगा तो ऐसा कहते हैं कि उनको भी थोड़ा डर लगा था कि इसमें पैर रखने के बाद मैं पता नहीं पाताल में ही पहुंच जाऊँ। पहले गाली नाम की कुतिया को उसमें छोड़े थे, फिर वो कुतिया उसमें चली गई तो उनको थोड़ा सा वो लगा कि अच्छा मैं भी जा सकता हूँ, इसमें कुछ नहीं हुआ। उन्होंने अपना पहला पैर इसमें चांद में रखा, तब वो इसी तरह से क्या किया होगा, हुर्रे ऐसे करके खुश हो गया होगा। आर्मस्ट्रांग ह्यूरिस्टिक, अंग्रेजी में एक शब्द है हुर्रे, हुर्रे यानी कि अति प्रसन्नता। तो ऐसे याद कर सकते हैं, हुर्रे जो प्रणाली है वो देने वाले हैं आर्मस्ट्रांग। इसका अर्थ है ह्यूरिस्टिक। जब ज्यादा प्रश्न होता है तब वो क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। तो ह्यूरिस्टिक शब्द का अर्थ होता है आई फाइंड आउट, मैंने खोज लिया। इस शब्द का अर्थ होता है मैंने खोज लिया या आई फाउंड आउट। जैसा कि आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद को खोजा होगा वो भी हुर्रे कहा होगा, ऐसे हम मान कर सकते हैं। इसमें क्या जाता है, आई फाउंड आउट यानी कि विद्यार्थी स्वयं ज्ञान को खोजता है, मैंने खोज लिया। इसका अर्थ है यह निरीक्षण प्रणाली पर बल देता है। निरीक्षण प्रणाली यानी कि विद्यार्थी स्वयं किसी चीज का निरीक्षण करता है और निरीक्षण करने के बाद ज्ञान का अर्जन करता है। सर आई फाउंड आउट है, वो है। निरीक्षण प्रणाली में बालक जो है स्वयं किसी चीज का निरीक्षण करता है, निरीक्षण करने के बाद स्वयं निरीक्षण करके ज्ञान का अर्जन करता है। ज्ञान अर्जन बालक स्वयं से करता है निरीक्षण करके। इस विधि में भी सभी विधियों में शिक्षा का रोल केवल पथ प्रदर्शक के रूप में है। वो गाइडलाइन देगा कि ऐसे ऐसे करना है, बाकी करना विद्यार्थियों की है। जितनी भी बाल केंद्रित शिक्षा है, बाल केंद्रित शिक्षा में विद्यार्थियों को उन्मुक्त रूप से खुले तौर पर छोड़ दिया जाता है और शिक्षक सिर्फ शिक्षा का काम रहता है निरीक्षण करना। इस विधि में बालक निरीक्षण करता है, बालक अपने अध्यायों का निरीक्षण करता है। यह विधि मुख्यतः विज्ञान और विज्ञान से संबंधित विषयों के लिए प्रारंभ की गई थी। विज्ञान और विज्ञान से संबंधित विषयों के लिए प्रारंभ की गई थी, लेकिन इसे अन्य विषयों में भी लागू किया जा सकता है। विज्ञान से संबंधित विषयों के लिए लागू की गई थी, जैसे प्रयोगशाला में विद्यार्थी स्वयं निरीक्षण करके सीखे कि वास्तव में ऐसे सिद्धांत दिए गए हैं तो वो सिद्धांत क्यों दिए गए हैं। निरीक्षण यंत्र है, निरीक्षण यंत्र का वो स्वयं अवलोकन करे और ज्ञान को अर्जन करे।
पुस्तक है तो पुस्तक का स्वयं निरीक्षण करें और पुस्तक में दिए हुए बातों को वो निरीक्षण करने के बाद आत्मसात करें। यानी कि जितने भी ज्ञान के अलग अलग पहलू हैं उसका बालक स्वयं निरीक्षण करे। निरीक्षण करने के बाद वो उसे ढूंढे, फाउंड करे। फाउंड करने के बाद वो स्वयं सीखे कि अच्छा ये इसका अर्थ है, ऐसे करके। जैसे कि इसके उदाहरण स्वरूप कह सकते हैं कि किसी शिक्षक ने अगर विद्यार्थी को पढ़ा दिया समास होता क्या है। हिंदी के अगर अध्यापक ने किसी विद्यार्थी को पढ़ाया समास होता क्या है। समास पढ़ाने के बाद अगर वो विद्यार्थियों को यह काम देते कि निश्चित पाठ में ऐसे ही समासिक शब्द कौन कौन से है ये सब आप ढूंढो, तो विद्यार्थी इन सब का निरीक्षण करेगा। निरीक्षण करने के बाद वो ऐसे समासिक शब्दों को ढूंढेगा जिसमें समास का प्रयोग हुआ है, तो स्वयं खोज के स्वयं ज्ञान को प्राप्त करेगा। यानी कि वो ढूंढ के ज्ञान को इस विधि से प्राप्त किया जाता है। इसलिए इसका अर्थ होता है आई फाउंड आउट, यानी कि मैंने खोज लिया। ठीक है, इसके देने वाले थे आर्मस्ट्रांग। आप लोग बोर हो गए कि मैं बोर हो गया? आगे प्रणाली लिखेंगे, आगे शिक्षा प्रणाली है। बेसिक शिक्षा प्रणाली लिखेंगे। बेसिक शिक्षा प्रणाली, हाँ ये अलग इसी प्रणाली में है या प्रविधि है कह सकते हैं। बेसिक अंग्रेजी शब्द है वैसे। बेसिक शिक्षा प्रणाली, आधारभूत पाठ्यक्रम कहा जाता है इसे, बेसिक शिक्षा प्रणाली। इसके प्रारंभ करता है कौन है? बेसिक शिक्षा प्रणाली लिखेंगे, इसके प्रारंभ करता है महात्मा गांधी। गांधी जी ने यह शिक्षा प्रणाली लागू की थी। पूरा नाम लिखेंगे आप लोग, गांधी जी। बेसिक शिक्षा प्रणाली की मुख्य विशेषता यह है कि उस समय जब महात्मा गांधी वर्तमान थे, उस समय जब भारत में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी थी। बेरोजगारी होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा गरीबी थी। लोग शिक्षित भी नहीं थे, प्लस बेरोजगारी थी, प्लस गरीबी थी। तो वे ऐसी शिक्षा प्रणाली लाए थे जिसमें बालक को कुछ रोजगार मिले, ज्ञान तो मिले ही मिले, कुछ रोजगार भी मिले। तो इस शिक्षा प्रणाली में, बेसिक शिक्षा प्रणाली में हस्तकला की शिक्षा पर बल दिया गया। यानी कि बालक कुछ ऐसा काम करना सीख जाए, यानी कि पढ़ने लिखने के बाद कुछ ऐसा काम करना सीख जाए जिससे वे स्वयं जीविकोपार्जन कर सके। तो हस्तकला की शिक्षा पर बल दिया गया। और अशिक्षा का बोलबाला था समाज में, तो उन्होंने हस्तकला की शिक्षा के लिए जिस शिक्षण विधि की बात की वो था मातृभाषा में शिक्षा, कि बालकों को जो है शिक्षा मातृभाषा में दिया जाना चाहिए जिससे बालक आसानी से चीज़ों को सीख पाए। जैसे कि वर्तमान में जो जितने भी बड़े बड़े शिक्षण की संस्थाएं हैं उसमें अंग्रेजी भाषा में, जैसे कि डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई या अन्य क्षेत्रों की पढ़ाई अंग्रेजी में होता है। तो जो पिछड़े क्षेत्र के बालक हैं वो उनको पहले तो भाषा सीखने में बड़ी समस्या होती है, उसके बाद उस विषय में दी हुई चीज़ों को सीखने में दिक्कत होगी तो अलग बात है। तो गांधी जी का यह मानना था कि बालकों को जो हस्तकला की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दिया जाना चाहिए। और उस समय गरीबी जैसे वर्तमान में भी है, तो 1948 की बात थी। तो उस समय भारत में बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो बालकों की शिक्षा निःशुल्क रूप से दी जाने की बात कही गई थी। निःशुल्क रूप से बालकों को जो है हस्तकला की शिक्षा जो दी जानी चाहिए, निःशुल्क रूप से बालकों को मातृभाषा में हस्तकला की जो है शिक्षा दी जानी चाहिए, जिससे बालक अपने जीविकोपार्जन स्वयं कर सके। यानी कि पढ़ाई का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, ज्ञान प्राप्ति करने के साथ साथ वे किसी ऐसे रोजगार को प्राप्त कर सके जिससे वे आसानी से अपने जीवन यापन कर सके। जीवन यापन करने के साथ साथ इस बेसिक शिक्षा प्रणाली में गांधी जी का मानना था कि सत्य, अहिंसा, ये तो उनका मुख्य ध्येय था, सत्य, अहिंसा और परोपकार की भावना से ओतप्रोत नागरिक का निर्माण किया जाए। यानी कि उत्तम चारित्रिक विकास करना इस शिक्षा का महत्वपूर्ण उद्देश्य था। जैसे कि वर्तमान में जितने भी ITI वगैरह है, ITI में कंप्यूटर के साथ साथ जो बिजली इलेक्ट्रिशियन का जो काम होता है, AC निर्माण का काम होता है, सिलाई कढ़ाई का काम होता है, वो इसी शिक्षा पर आधारित है। बुनियादी शिक्षा प्रणाली कहा जाता है इसे।
ITI के लिखा रहता है ना, बुनियादी शिक्षा प्रणाली ITI, वो इसी सत्य अहिंसा परोपकार, उसके बाद क्या बोले सर? सत्य अहिंसा परोपकार की शिक्षा देने पर बल दिया था इन्होंने, गांधी जी ने, और कहा था कि इस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए जिससे उत्तम चरित्र के नागरिकों का निर्माण हो सके। यानी कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं था, बल्कि आदर्श नागरिकों का, आदर्श समाज की स्थापना करना इस शिक्षा का उद्देश्य था। आदर्श समाज, और आदर्श समाज बनेगा कैसे? आदर्श नागरिकों से, और आदर्श नागरिक बनेगा कैसे? इन सभी गुणों से, सत्य अहिंसा परोपकार और अस्त्य, ये जो अच्छी अच्छी बातें हैं उनको इसमें डाला गया था बुनियादी शिक्षा में। बेसिक शिक्षा प्रणाली, बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से भी आता है कई बार एग्जाम में, आप लोग ब्रैकेट में लिख लेंगे, बुनियादी शिक्षा इसे ही कहा जाता है। बेस यानी कि बुनियाद हिंदी में, वही बुनियाद है, न्यू। क्या लिखे इसी का नाम? इसी का नाम है बुनियादी शिक्षा प्रणाली। बेसिक यानी कि बेस, न्यू, न्यू होती है जिसमें। मातृभाषा पर इसमें सबसे ज्यादा बल दिया गया। यहाँ से क्वेश्चन आता है कि वह किस शिक्षा प्रणाली में मातृभाषा प्रारंभिक अवस्था में, वर्तमान में तो सभी शिक्षा प्रणाली में जो भारतीय राज्यों में लागू है उसमें मातृभाषा के शिक्षण पर बल दिया जाता है। और ये हमारे संविधान में भी ये बातें कही गई है कई अनुच्छेदों में कि मातृभाषा का शिक्षण दिया जाना चाहिए, 350, 347 वगैरह में। तो मातृभाषा के पे बात करने वाले उस समय के शिक्षाविदों में गांधी जी सर्वप्रमुख व्यक्ति थे। गांधी जी का मानना था कि मैं अपने मातृभाषा से उसी तरह से प्रेम करता हूँ जैसे अपनी माँ से। जिस तरह मैं अपनी माँ से अलग नहीं हो सकता, वैसे ही मैं अपनी मातृभाषा से अलग नहीं हो सकूंगा। मुझे मेरी मातृभाषा उतनी ही प्रिय है जैसे मेरे लिए अपनी माँ का दूध प्रिय हो सकता है, ऐसा उनका कहना था। आगे लिखेंगे इसमें कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली की इसका अलग से इसका कोई प्रारंभ करता नहीं है। ये कई प्राचीन समय से ये चलता ही आ रहा है, इसके अलग से कोई प्रणेता नहीं है। इसमें क्या किया जाता है, पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है। पाठ्यक्रम को छोटे छोटे भागों में बांट दिया जाता है, इकाइयों में, कई खंडों में बांट दिया जाता है। बांटने के बाद विद्यार्थियों को अलग अलग क्रम में वर्ग करने के लिए दे दिया जाता है। यानी कि पाठ्यक्रम को कई खंडों में बांटा जाएगा। बांट देने के बाद विद्यार्थियों को यह कहा जाएगा कि ये काम आपको पूर्ण करने हैं, और काम पूर्ण करने के लिए निश्चित एक समय दिया जाएगा। पहले जैसे कि सप्ताह में काम करने हैं, महीने में काम करने हैं, या वर्ष में काम करने हैं। लेकिन इसमें भी समय की पाबंदी नहीं होगी। अगर कोई विद्यार्थी उस कार्य को सप्ताह में, माह में या वर्ष में पूर्ण न कर सके तो अंत में उनकी परीक्षा ली जाएगी। परीक्षा लेने के बाद अगर विद्यार्थी असफल हो जाता है तो असफलता के कारण को ढूंढकर पुनः उसे उसी प्रकार के जो है फिर से कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। यानी कि एक प्रकार से उनको वर्क दिया जाता है। वर्क करने के लिए उसके विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की समय की पाबंदता नहीं रहती। इस वर्क को सप्ताह में, माह में, वर्ष में, कितने भी दिनों में कर सकता है। अगर एक वर्ष में ना कर पाए तो भी उनकी परीक्षा ली जाती है। अगर परीक्षा में वो असफल हो गया तब उन्हें असफल माना जाता है, और फिर असफलता के कारण को ढूंढकर उन्हें दूसरी कक्षा में उसका कक्षाोन्नत किया जाता है। कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली में पाठ्यक्रम को छोटे छोटे खंडों में बांटकर विद्यार्थी को गृह कार्य दिए जाते हैं, जिसे विद्यार्थी को सप्ताह, माह या वर्ष में पूर्ण करने होते हैं। लेकिन इसमें किसी भी प्रकार की समय की बाध्यता नहीं होती। विद्यार्थी इसे अपनी क्षमता और योग्यता के अनुकूल सप्ताह, माह या वर्ष में पूर्ण कर सकता है। अगर विद्यार्थी इसे निश्चित अवधि में पूर्ण ना कर पाए तो भी विद्यार्थी की अंत में परीक्षा ली जाती है। अगर उस परीक्षा में विद्यार्थी असफल हो गया तो असफलता के कारणों को ढूंढकर उनका निदान किया जाता है।
आगे लिखेंगे क्रिया योजना। हाँ, इसकी यही विशेषता है कॉन्ट्रैक्ट प्रणाली की। एक प्रकार से बच्चों को एक ठेका दे दिया जाता है, इसको करना है, कर पाए तो भी ठीक, ना कर पाए तो भी ठीक। क्रिया प्रणाली लिखेंगे, क्रिया प्रविधि या प्रणाली। क्रिया जैसे कि एक्टिविटी। इस प्रविधि में क्या किया जाता है? क्रिया में क्रिया प्रणाली एक्टिविटी प्रणाली है। इसमें भी बालकों की योग्यता, क्षमता, रुचि, इसके भी प्रेरणा कोई नहीं है। ये भी प्रारंभिक काल से ही चली आ रही है। इस प्रणाली में क्या होता है? विद्यार्थियों को कुछ वर्ग दे दिए जाते हैं उनकी मानसिक क्षमता के अनुकूल। बालकों की मानसिक क्षमता के अनुकूल बालकों को कार्य दिए जाते हैं। मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य दिए जाते हैं। बालकों की मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य दिए जाते हैं। इस विधि में बालकों को यानी कि विद्यार्थियों को पूरे समय सक्रिय रखा जाता है। नाम ही है क्रिया प्रणाली, तो इसमें पूरे समय बालकों को सक्रिय रखा जाता है। कुछ ऐसे काम दे दिए जाते हैं जिससे बालक हर हमेशा सक्रिय रहते हैं। जैसे कि कोई छोटे बालक है और उसको गिनती वगैरह सिखाना है, उसको 50 कंचे लाल कलर के दे दिए, 50 कंचे सफ़ेद कलर के दे दिए, 50 कंचे और किसी कलर के दे दिए, सबको मिक्स करके दे दिए और बालकों को किसी बालक को दे दिया और बोल दिया कि इसको छांटना है अलग अलग। छांटने के बाद काउंटिंग करनी है और विद्यार्थी का काम रहेगा सिर्फ निरीक्षण करना कि छात्र सही ढंग से कर पा रहा है या नहीं। इसमें भी विद्यार्थी केवल पथ प्रदर्शक होता है। सारी शिक्षक जो है पथ प्रदर्शक होता है। शिक्षक का काम रहेगा गाइड करना या कार्यों का केवल निरीक्षण करना। एक वर्क दे दिया जाएगा विद्यार्थियों को, वे वर्क सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसका केवल निरीक्षण करना काम रहेगा शिक्षक का। सारे समय इसकी सबसे मुख्य विशेषता है बालकों को पूरे समय सक्रिय रखा जाता है। ऐसे वर्क दे दिए जाते हैं जिससे दिन भर कुछ न कुछ करते रहते हैं और बालकों को ज़्यादा कठिन कार्य भी नहीं दिए जाते, उनकी मानसिक क्षमता के अनुकूल ही कार्य दिए जाते हैं। 3 मुख्य विशेषता ये कह सकते हैं, पूरे समय सक्रिय रखा जाता है, मानसिक क्षमता के अनुकूल कार्य दिया जाता है, शिक्षक का काम केवल पथ प्रदर्शक का होता है। इसका क्या होगा डेफिनेशन? ये पथ प्रदर्शक का गाइडर रहेगा, उसमें गाइड करने वाला, निर्देश देने वाला, राह दिखाने वाला। किसी शायर ने कहा था कि गुमराह यानी कि मिस गाइड, गुमराह तो रहबर ही कर रहे थे। रहबर यानी कि राह दिखाने वाला, उर्दू के शब्द है, रहबर ही कर रहे थे, वरना मंजिल दूर कब थी। तो अक्सर कई बार ऐसी होता है, कबीरदास जी भी इसी बात को कहते हैं कि जाका गुरुआंगला चेरा खरड़िया और अंधा अंधा ठेलिया दो खूब पढ़न, दोनों को भी पता नहीं है जाना कहाँ है। तो ऐसी स्थिति कई बार हो जाती है। तो इसमें केवल काम रहता है बैठ के देखना, शिक्षक का पथ प्रदर्शन करना, सक्रिय रूप से बताना कि क्या सही है और क्या गलत है। बाकी सब कल देखते हैं या अभी और पढ़े? हाँ सर, करते हैं और भी है सर इसमें शिक्षण प्रविधि में लगभग खत्म हो गया। इसके आगे हम लोग देखेंगे पाठ्यक्रम निर्माण के समय कौन सी बातें ध्यान में रखी जानी चाहिए, पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सिद्धांत है, एक अच्छा पाठ्यक्रम होना कैसे चाहिए। कल नहीं लगे ऑनलाइन वालों को बाय बाय।